गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय टू चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, सब विदित हैं कि इस समय अमेरिका, इजराइल, इराक, ईरान में भयानक युद्ध हो रहा है। और फिर भी अमेरिका जो ईरान, जहाँ जहाँ अमेरिका का चीज लोग हैं, वहाँ किसी भी देश में है, वहाँ पर वो अपने मिसाइल को दाग रहा है। जैसा कि अबू धाबी में उसमें कल के मिसाइल गिरने से 5 भारतीय इंजर्ड हुए और कुछ मरे भी, क्योंकि उस होटल में अमेरिका के सैनिक रुके हुए थे। इस तरह से वो अपने को कभी हार नहीं मानेगा ना। तो ऐसी स्थिति अब बन रही है धीरे धीरे विश्व युद्ध की, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो रही है। तो लॉकडाउन की स्थिति आने की संभावना भी है। तो हमें इन सब चीजों से, अफवाहों में नहीं, जो तेल पेट्रोल डीजल का सब ज्यादा दिक्कत आया था, उसमें हमारे मीडिया बंधुओं ने कुछ इस तरह गलत प्रचार किया। र्यूमर ऐसी कोई हमारे देश में अभी कोई कमी नहीं आई है। तो इनके साथ, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, यूपी पीसीएस का आज हिंदी का पेपर था और सेकंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हिंदी का पेपर था, सेकंड मीटिंग निबंध था। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सही सॉल्यूशन निकल पाएगा। इसको पढ़ने से आप थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम इस समय तथ्य डाल रहे हैं। तो पहला हमारा आज का शुभ विचार मोटिवेशनल वाक्य है, मैं तो उसी को असली आस्तिक मानता हूँ। मैं तो उसी को असली आस्तिक मानता हूँ, अर्थात जो ईश्वर, अल्लाह और भगवान में विश्वास करता हो, जो बीमारी में भले ही तड़प तड़प के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मर जाए, लेकिन दवा लेने के लिए किसी अस्पताल में ना जाए, तो ही सच्चा आस्तिक व्यक्ति है। और जब अटकी तो पहुंचेंगे कहाँ? मंदिर में। तब मस्जिद और मंदिर का ख्याल नहीं आएगा कि दुआ लेकर के अपना, अभी कल राम इधर हो रहा था, परसों के उधर आग लगा था अयोध्या में। तो ऐसी स्थिति जो अपना स्वयं नहीं बचा सकता तो हमें आपको क्या बचाएगा। दूसरा, और ओशो ने कहा है, जो विश्व के माने जाने फिलासफर थे ओशो, रजनीश ओशो जी, जो कि इनकी सबसे लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है संभोग से समाधि तक। यदि जिसने इसका अध्ययन कर लिया वो दुनिया से अपने को विमुक्त होना चाहेगा, कोई लगाव विशेष नहीं रखेगा। तो दूसरा है, समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। तीसरा है, जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है, जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है, उन्हें अक्ल का अंधा बनाया जा रहा है। उन्हें अक्ल का अंधा बनाया जा रहा, अर्थात जिस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए उस तरह की शिक्षाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार हमारी। शिक्षा की महंगाई दिन प्रतिदिन रात दिन बढ़ता जा रहा है। चौथा, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना पड़ा घर के वास्ते। हमने मजबूरियों का नाम शौक रख दिया, हमने मजबूरियों का नाम शौक रख दिया, हर शौक का बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक को बदलना पड़ा घर के वास्ते। जब जिम्मेदारियां बढ़ती तो इसी। पांचवा है, इतना पावरफुल संविधान होने के बावजूद भी आपका ये हाल है, तो सोचो उस समय कैसे लड़ा होगा वो इंसान
जिसने आपको बराबरी का हक दिलाया है। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसके पहले कितना संघर्ष किया होगा संविधान लिखने से पहले, पढ़ने से पहले, और आप सब लोगों को अवगत ही है। छुआछूत इस समय, उस समय चरम सीमा पे था, जो आज भी स्थिति है। तो और उस समय क्या दशा रही होगी, उस समय तो और जटिल था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से यूपीएससी एंड पीसीएस आदि के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन में उबाल। राष्ट्रीय आंदोलन में उबाल प्राय इतिहासकार ग्रमपंथियों को इसका श्रेय देते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के उबाल में अनेक कारण उत्तरदायी थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की प्रतिक्रियावादी नीति, कांग्रेस की स्थापना के बाद डफरिन एवं कर्जन के द्वारा उदारवादी नेताओं के प्रति अपनाई गई नीतियों से उच्च शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग असंतुष्ट हुआ, जिससे असंतोष को बढ़ावा मिला। कांग्रेस की प्रशासनिक सुधारों के मांगों को न मानना, यूरोप में होने वाली घटनाओं का असर, यूरोप में चलने वाले आंदोलन मुख्यतः क्रांतिकारी थे, अतः इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। दूसरा, आर्य समाज का योगदान। वैलेंटाइन सिरोल ने गर्मपंथी दल के नेता तिलक को भारतीय असंतोष का जनक माना है। लॉर्ड कर्जन एवं डफरिन, लॉर्ड लिट्टन की कठोर नीतियां भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की नीतियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा, किंतु क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य प्रारंभ से ही आजादी था। क्रांतिकारियों का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? प्रारंभ से आजादी था। इनका मत था कि आजादी क्रांति के बिना पूरी नहीं हो सकती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारियों का नारा था। इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया, इंकलाब जिंदाबाद। जब उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, तो तीनों लोग इंकलाब का नारा देते हुए फांसी का फंदा चूमे। तीसरा है कांग्रेस एवं उससे जुड़े विभिन्न तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुइम के द्वारा स्थापित हुआ, जो एक रिटायर्ड अंग्रेज IAS अधिकारी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रारंभिक मांग शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी द्वारा उदार एवं समानता पर आधारित व्यवहार था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सुधार पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डरफिन थे। कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डरफिन थे। चौथा, सुरक्षा वाल्व एवं लाइटिंग कंडक्टर का विवाद। सुरक्षावाद एवं लाइटिंग कंडक्टर का विवाद। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस का गठन ब्रिटिश साम्राज्य को जन असंतोष से बचाने हेतु सेफ्टी वैल्यू के रूप में की गई थी। अन्य का मत है कि दमन की बिजली से रक्षा हेतु कांग्रेस एक तड़ित चालक की तरह थी। पांचवा, कांग्रेस प्रारंभ से पूर्ण स्वराज
तक दशा एवं दिशा। कांग्रेस का प्रारंभिक दशा एवं दिशा कांग्रेस एवं ब्रिटिश राज के संबंध प्रारंभ में घनिष्ठ थे, लेकिन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन से संबंध बिगड़ गए। ब्रिटिश राज ने कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया। जब 1889 में गर्मपंथियों का कांग्रेस में प्रवेश हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया तथा कर्जन द्वारा जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो इन दशाओं में कांग्रेस में राष्ट्रवाद का जुझारूपन बढ़ा तथा कांग्रेस धीरे धीरे स्वराज से पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, जबकि 1929 में नेहरू ने लाहौर एक्ट में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अब कांग्रेस प्रारंभ से ही कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष एवं अखिल भारतीय संस्था रही। 1907 सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। सन 1916 लखनऊ के अधिवेशन में पुनः कांग्रेस का एकीकरण हुआ। साथ में सूरत के अधिवेशन में विभाजन हुआ और लखनऊ का अधिवेशन 1916 में इसका पुनः एकीकरण हुआ। माना जाता है कि मुस्लिम लीग के साथ 1916 में कांग्रेस का समझौता एवं मिंटो मार्ले सुधार एक्ट 1909 को कांग्रेस द्वारा मान्यता एक ऐतिहासिक भूल थी। अब इसका इन तीनों नरमपंथी, मॉडरेट, गर्मपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीवाद और क्रांतिकारियों, इनके बारे में अलग से जानना बहुत जरूरी है। तो 1885 से 1905 तक इसमें दादा भाई नौरोजी, इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले। उद्देश्य इनका था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रशासनिक भागीदारी एवं समानता और साधन था इनका प्रार्थना ज्ञापन आदि। एक चूंकि नरमपंथी नेता थे और गर्मपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इनका पीरियड था अवधि 1905 से 1915 तक। इनके थे लाल बाल पाल। तो व्यापक समानता या विधान परिषदों का विस्तार, स्वराज शब्द का प्रयोग, किंतु इसका अर्थ आजादी नहीं, दबाव, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उसका निंदा करो। गांधीवाद है, इसका युग 1915 से 1947 तक। इसमें नेता थे गांधी जी, नेहरू, पटेल जी। आजादी का इसका लक्ष्य था। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। सत्याग्रह थे, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और डांडी मार्च, तमाम आंदोलन थे। और स्वदेशी वस्तु अपनाना, विदेशियों का बहिष्कार करना। क्रांतिकारियां 1905 से 1915 प्रथम चरण और 1924 से 1934 तक द्वितीय चरण, 1941 से 1945 तक तृतीय चरण। नेताजी एवं INA की भूमिका, प्रमुख नेता IN की भूमिका नेताजी ने क्या थी, उसको स्थापित किया था। प्रमुख नेता थे वीर सावरकर, सचिंद्र घोष, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर सुरसेन। और प्रारंभ से ही इसका इन क्रांतिकारियों का लक्ष्य था आजादी को प्राप्त करना, अंग्रेजों से आजादी को प्राप्त करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से फिर मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो
तो अपने शब्दों को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।